नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पेट एग्ज़ाम के लिए विशेष तौर पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था और जिसमें हिस्ट्री के काफ़ी बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन पर हमने डिस्कस किया था। हमारे आपके जो डिस्कशन थे वो 1928 तक, मतलब कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुई थी, 1885 से लेकर के 1928 तक के जितने भी इवेंट थे वो लगभग हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, जो हमारा 1 घंटे 34 मिनट का लगभग वीडियो है, तो आप उसे जाकर के एक बार देख लेंगे तो ये कनेक्टिविटी बनेगी। मैं आपसे इतना ही बात बोलूँगा कि अगर आप पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख करके जाएँ। आपके कोई दोस्त भी अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हों तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री राष्ट्रीय आंदोलन से जो परीक्षाओं में प्रश्न आने वाले हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज का ये वीडियो अगर संभव होगा एक आध वीडियो तो मैं तीसरा वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आपके लिए ये 5 नंबर जो होंगे बहुत ही ज़रूरी होंगे और इस वीडियो को भी पढ़ के जाएंगे, देख के जाएंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 1928 के बाद। आज प्राइमरली जो हमारे आपके डिस्कशन हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे वो डिस्कशन जो है वो गांधी और उनसे जुड़े हुए जो आंदोलन हैं उन पर है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे गांधी और उनके आंदोलन के बारे में। बहुत लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, ठीक है, चाहे 2 ही वीडियो बनाना पड़ जाए, लेकिन आप छोटा छोटा वीडियो देख भी लेते हैं और आपको बोरिंग भी नहीं लगता। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं कहाँ से, गांधी और उनके आंदोलन के बारे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और कॉपी पेन लेकर के आप जितने भी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे उन पॉइंट्स को आप नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो गांधी और उनसे जुड़े हुए मूवमेंट्स की बात करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे गांधी के बारे में, तो गांधी के कुछ जो उनके लाइफ इवेंट थे जो पहले से उनकी प्रीवियस लाइफ से जुड़े हुए हैं उन पर थोड़े से डिस्कशन डालते हैं। वहाँ से प्रश्न में जो परीक्षाएं हैं वहाँ पे प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। तो आप सारे लोग जानते हैं उनकी अर्ली लाइफ में गांधी जो है, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उनका जन्म 2 अक्टूबर, जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 में। तो उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही कम समय में इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से करा दी जाती है और ये गांधी आगे चल के बैरिस्टर की डिग्री जो है वो ब्रिटेन से प्राप्त करते हैं। बैरिस्टर बनने के बाद ये भारत आते हैं और इनकी वकालत बहुत अच्छी नहीं चलती है भारत में, तो इन्हें लगभग ये कहानी 1892-93 की है, जब इनके पास एक प्रपोजल आता है कि दादा अब्दुल्ला एक हमारे व्यापारी हैं भारत के जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, डरबन नाम की जगह पे, तो गांधी के पास प्रपोजल आता है कि आप वहाँ चले आइए और वहाँ पर कुछ केसेस हैं उनसे संबंधित तो देख सकते हैं। तो 1 साल के एग्रीमेंट में गांधी जो है वो दादा अब्दुल्ला के केसेस को देखने के लिए चले जाते हैं। कहाँ पे, डरबन, मतलब साउथ अफ्रीका। अब ये डरबन गए तो 1 वर्ष के लिए हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा ये वहाँ से वापस आएंगे पूरे 21 वर्ष के बाद। ठीक है, तो ये गांधी जो 1893 में यहाँ से जाते हैं, 1993 आप ध्यान रखिएगा, 1893 तो 1893 में ये गांधी जो 1 वर्ष के एग्रीमेंट पे जाते हैं वो कुल मिलाकर के 21 वर्ष वहाँ पर रहते हैं और पुनः भारत में जब इनकी वापसी होती है तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जब से भारत में गांधी का आगमन होता है तो आंदोलन जितने भी होते हैं वहाँ पर किसानों का नेतृत्व बढ़ जाता है। इसके पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं वो चाहे हम 1857 की क्रांति देख लें, चाहे 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चला था या बंग भंग आंदोलन चला था उसकी बात कर लें, जितने भी आंदोलन या मूवमेंट अभी हो रहे हैं उनमें जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। लेकिन जब से गांधी आते हैं तो गांधी के आने के बाद जो किसान वर्ग रहता है उसका प्रतिनिधित्व बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा
कि 93 में जाकर के 21 वर्ष बाद ये 9 जनवरी को आते हैं। आप ध्यान रखिएगा, यही 9 जनवरी जिसे आप प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है या किसके आगमन के दिन मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि गांधी के आगमन के दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी अर्ली लाइफ में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा गांधी के पिछले जीवन से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए इनको भी आप ध्यान देंगे और समझेंगे। अब अगर हम लोग बात करें गांधी जी के बारे में, तो गांधी जब जिस समय अफ्रीका में रहते हैं, तो गांधी अफ्रीका में जाते हैं, इनके साथ थोड़ा सा ट्रेन में एक इंसिडेंट हो जाता है जो शायद आप लोग परिचित होंगे उससे। उस इंसिडेंट के बाद गांधी वहाँ पे ब्रिटेन सरकार की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। तो कई सारे केसेस होते हैं जहाँ पर गांधी वहाँ पर अंग्रेजी सत्ता का विरोध करते हैं और उन्हें जीत भी प्राप्त होती है। अब वो चाहे हम बात करें कि मैरिज का जो सर्टिफिकेट था ना, मैरिज जो था, जैसे कि अफ्रीका में एक नियम बना दिया गया था कि जितने लोग क्रिश्चियन रीति रिवाजों से मैरिज करेंगे, शादी किए होंगे, उनकी शादियां तो वैध होंगी, लेकिन और किसी मतलब जैसे आप हिंदू रीति रिवाजों से शादी करके रखे हैं तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसके खिलाफ भी गांधी का आंदोलन वहाँ पे होता है। गांधी साउथ अफ्रीका में कई सारे आंदोलन सर्टिफिकेट के खिलाफ, या कुछ ऐसे लोग थे जिनके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गए थे ना, उन्हें वहाँ रहने में समस्या हो रही थी, तो बेसिकली वो 21 वर्षों में एक तरीके से अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीयों, वहाँ के जो अन्य लोग थे, किसान थे, जो भारतीय दूसरे देश भारत से अफ्रीका गए थे, उनको उनकी बड़ी मदद करते हैं। और गांधी वहाँ पर 21 वर्ष में बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, इतने पॉपुलर कि कहा जाए तो भारत में भी लोगों की यह अपेक्षा थी कि गांधी जब यहाँ आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर भारत का भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गांधी जो है 1915 में ही पहली बार वापस आए थे। गांधी बीच में घूमते हुए, मतलब कि अपने कुछ कामों से 1901 में भी वापस आए थे। ठीक है, और गांधी जब 1901 में यहाँ पर वापस आए थे तो ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता का एक अधिवेशन हो रहा था। तो कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहला ऐसा अधिवेशन था 1901 में, जब गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। ये परमानेंटली तो 1915 में वापस आते हैं, लेकिन 1901 में ये वापस आए थे। तो 1901 में जो कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा था, उसमें गांधी ने प्रतिभाग किया था। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले अधिवेशन जिसमें गांधी ने प्रतिभाग किया था, तो वो 1901 का कलकत्ता का अधिवेशन है। ठीक है, अब अगर उसके बाद देखें तो गांधी जी के गुरु के नाम से आप सारे लोग परिचित होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जब भारत में आते हैं तो भारत में आते ही वो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी को सलाह देते हैं कि देखिए, भारत और अफ्रीका में कल्चर में भी अंतर है और यहाँ का परिवेश भी डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंट है। तो आप एक काम करिए, गांधी यहाँ पे आकर के तुरंत आंदोलन में मत जाइएगा। इनको एक स्टेटमेंट में कहा गया था कि गांधी अपने कान खुले रखिएगा और आँख मुंह बंद रखिएगा, मतलब कि बोलिएगा नहीं, मतलब प्रतिक्रिया भी मत दीजिएगा। पहले भारत के परिवेश को समझ लीजिए, और जब भारत के परिवेश को आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो उसके बाद आप आंदोलन में जाएंगे। इसी वजह से गांधी जो कि 1915 में भारत आ जाते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता कहीं नहीं होती है। पहली बार वो 1916 में बनारस BHU के जो सम्मेलन होता है स्थापना का, 1916 में पहली बार BHU के एक किसी राजनीतिक मंच पे जाते हैं, शिक्षा का हालांकि मंच था वो, जहाँ पर जा कर के वो पहला भाषण देते हैं। उस भाषण में वो यह भी बात कहते हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है, मतलब कि जो किसान हैं वो कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस का सोशल बेस बहुत कम है, उसे बढ़ाना चाहिए, ये सलाह उनकी थी। अभी 15 के बाद 1916 हो चुका है। आगे चलते चलते अगर देखा जाए तो 1917 में गांधी का पहला आंदोलन होता है, जिससे आप सारे लोग परिचित हैं, जिसे आप चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ये समझने के पहले एक बात समझ लीजिए, गांधी जिस समय अफ्रीका में थे, गांधी ने वहाँ पर अंग्रेजी सत्ता का जो विरोध किया था, उसमें इन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस, मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध का तरीका अपनाया था।
और उसके साथ इन्होंने बाद में सत्याग्रह को अपना अस्त्र बनाया। गांधी का जो अस्त्र है पूरे के पूरे आंदोलन का, वो क्या है? सत्याग्रह है, मतलब सत्य का आग्रह करना, सत्य की मांग करना। गांधी का कहना था यदि कोई व्यक्ति सत्य का आग्रह करता है तो भले ही उस पर प्रताड़नाएं क्यों ना पड़े, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होगा। और सत्याग्रह को गांधी ने कहा था कि यह बहुत मजबूत लोगों का हथियार है, मतलब कि कमज़ोर लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ बर्दाश्त करना होता है। इस वजह से गांधी ने जो अपना मतलब अस्त्र बनाया था, उसे अगर पूछ ले कि कौन सा था तो वो सत्याग्रह रहा निश्चित तौर पर। ठीक है। 1917 में बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण। चंपारण में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। अब नील की आवश्यकता अंग्रेजों को होती थी, तो अंग्रेज चंपारण नामक जगह पर जबरदस्ती, मतलब बाई प्रेशर, 3 कठिया प्रथा लगाते थे। 3 कठिया प्रथा क्या है? 3/20 भाग पर, मतलब कि अगर आपके पास 20 बीघे ज़मीन है तो 3 बीघे ज़मीन पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है। अब अगर किसान को 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी तो निश्चित तौर पर वो नील खरीदेगा कौन? तो आवश्यकता किसको है? अंग्रेज को है। तो नील अंग्रेज जब खरीदेंगे, खरीदने वाला एक है, उगाने वाले ज़्यादा हैं, तो निश्चित तौर पर जो रेट होगा वो कम मिलेगा। तो औने पौने दाम पर नील की खरीद अंग्रेज किसानों से कर लेते थे। और ये किसान एक तरीके से उनका शोषण हो रहा था कि वो 3/20 भाग पर उनकी मजबूरी थी कि नील की खेती उनको करनी पड़ेगी। तो एक व्यक्ति हैं वहीं के जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला जी गांधी के पास जाते हैं और गांधी से मिल करके यह आग्रह करते हैं कि सर आप चंपारण जो है आकर के यह देख लीजिए, इस प्रथा का आकलन कर लीजिए, ये सही है गलत हो रहा है, थोड़ा सा हमारा साथ दे दीजिए। तो राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जो है वो चंपारण जाने को तैयार होते हैं। और गांधी जो है जब चंपारण जाते हैं तो उन्हें यह नील की खेती जो लगती है ये कहीं ना कहीं शोषण का कारण लगती है, और गांधी इसके विरोध करने के पक्ष में रहते हैं। जिस समय गांधी वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था वह गांधी को पत्र भिजवा करके बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन गांधी उस अंग्रेजी अधिकारी के बात का अवज्ञा कर देते हैं, मतलब उसकी बात को मानने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आंदोलन होना चाहिए, इन्हें जो इनका मतलब शोषण हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, नील की खेती होना ख़त्म होना चाहिए। तो गांधी ने अंग्रेजी शासन की बात नहीं मानी, इसीलिए कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है गांधी का। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में कौन सा था? वैसे वो अफ्रीका में ये सब कर चुके हैं पहले से, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जो चंपारण सत्याग्रह है वो गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। तो जब गांधी उसमें इंटरेस्ट ले लेते हैं और गांधी चंपारण में अंग्रेज की इस प्रथा के विरुद्ध में बात करते हैं तो अंग्रेज दबाव में आकर के एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी में गांधी को भी सदस्य बनाते हैं। गांधी ने पहले से ही सारा होमवर्क कर रखा था क्योंकि उनको पता था कैसे क्या क्या मांगे अंग्रेजों की होंगी, क्योंकि ये सारी उनसे अंग्रेजों से लड़ाई की बहुत साल पहले की है, 21 वर्षीय अफ्रीका में भी लड़कर आए थे। तो अब गांधी जब उस कमेटी के मेंबर होते हैं तो चंपारण सत्याग्रह जो होता है उसमें जीत होती है किसकी? किसानों की। और जो ये प्रथा थी 3 कठिया पद्धति, इसको समाप्त किया जाता है। ठीक है। और 3 कठिया प्रथा समाप्त कर दिया जाता है। साथ में यह भी कहा जाता है कि 25% जो अभी तक आपने वसूला हुआ है उसका कंपेंसेशन ही देना पड़ेगा, मतलब अंग्रेजों द्वारा 25% की क्षतिपूर्ति भी किसानों को की जाएगी। मतलब अगर 100 रुपये उनसे वसूले गए थे अंग्रेजों द्वारा तो 25 रुपये किसानों को वापस किए जाएंगे, क्योंकि नील की खेती ज़बरदस्ती करवाना जो कि उचित नहीं है। तो इस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह पहला आंदोलन गांधी का था जो भारत में उन्होंने किया। चंपारण जगह कहाँ है? वो बिहार में है, एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि चंपारण किसके आग्रह पर गए थे? जो राजकुमार शुक्ला, आप याद रखेंगे। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह में ही उनके साथ जो है
राजेंद्र प्रसाद आदि लोग मिलते हैं। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया है कि किस सत्याग्रह में जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी गांधी के फॉलोअर बनते हैं या उनके साथ जाते हैं। तो मुझे लगता है आप चंपारण सत्याग्रह की लगभग सारी बातें आप जानते हैं। अब हम लोग गांधी से जुड़ा हुआ दूसरा आंदोलन देखते हैं जो कि 1918 में हो रहा है। तो 1918 में जो आंदोलन हो रहा है गांधी का जो पहला आंदोलन है, जो गांधी सत्याग्रह मतलब चंपारण सत्याग्रह, जो कि राजकुमार शुक्ला के निवेदन पर गांधी चंपारण जाते हैं और सत्याग्रह में तीनकठिया जो प्रथा थी नील की खेती से संबंधित, उसे समाप्त करवाते हैं और वहाँ के जो किसान रहते हैं उनको 25% की क्षतिपूर्ति भी गांधी के आग्रह पर, गांधी के हस्तक्षेप के बाद कमेटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसी को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं गांधी का। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सत्याग्रह है मतलब दूसरा जो आंदोलन है वो अहमदाबाद मिल ओनर का है। अहमदाबाद में मिल ओनर और वहाँ के जो वो हैं कर्मचारी हैं उनके बीच में विवाद इस बात का है कि कर्मचारी प्लेग बोनस कंटिन्यू रखना चाहते हैं। महामारी का जो बोनस था, अब भले ही महामारी चली गई है लेकिन चूंकि उनका कहना है कि जितना बोनस आप देते थे वो देते रहिए, लेकिन ओनर्स कह रहे हैं कि बोनस नहीं दिया जाएगा। तो प्लेग बोनस को लेकर के मालिक और मजदूरों में विवाद है। गांधी जी का हस्तक्षेप होता है तो अंततः क्या होता है, जो मालिक होते हैं वो मान जाते हैं और ट्राइब्यूनल जो होता है, जो ट्राइब्यूनल का गठन होता है, वह ट्राइब्यूनल आदेश देता है कि 35% जो मजदूर की वेतन है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। तो एक तरीके से चंपारण सत्याग्रह भी गांधी के पक्ष में रहता है और अहमदाबाद मिल ओनर का जो केस रहता है वो भी गांधी के पक्ष में आता है और इसे प्रथम भूख हड़ताल या फर्स्ट हंगर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। गांधी का पहला आंदोलन जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जा सकता है। गांधी का जो दूसरा अहमदाबाद मिल है उसे आप प्रथम भूख हड़ताल कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गांधी का जो तीसरा आंदोलन है 1918 में होता है खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा गुजरात नामक एक जगह है और उस जगह पर किसानों की फसल नष्ट हो गई थी और नियमानुसार यदि 1/4 से कम फसल होती तो वहाँ पर कर को माफ़ करना था, लेकिन अधिकारी कर को माफ़ करना नहीं चाह रहे थे। गांधी का हस्तक्षेप होता है और गांधी के हस्तक्षेप होने पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक सीक्रेट नोटिस वहाँ अधिकारियों को भेजी जाती है जिसमें कहा जाता है कि जो सक्षम हैं उनसे ले लिया जाए और जो सक्षम नहीं है उन्हें कर के लिए बाध्य ना किया जाए। तो इस प्रकार से तीनों ट्रायल मैच गांधी जीत जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह भी, अहमदाबाद मिल ओनर का केस भी और खेड़ा सत्याग्रह भी, ये तीनों गांधी के पक्ष में आ जाते हैं, किसानों के पक्ष में आ जाते हैं और यहाँ से गांधी की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों में विश्वसनीयता बढ़ जाती है। गांधी इसके बाद जो आंदोलन करेंगे जो बहुत ही विशाल लोगों के समर्थन वाला आंदोलन होगा वो होगा 1920 का असहयोग आंदोलन। लेकिन असहयोग आंदोलन शुरू करने के पहले आप कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें गांधी जी के बारे में नोट कर लें और उसे ध्यान रखें। जैसे आप कई बार देखते हैं कि गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो आप ध्यान रखेंगे गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। 1944 में सुभाष चंद्र बोस एक रेडियो है आज़ाद हिंद रेडियो, मतलब आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे और आज़ाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, गांधी जी के एक सचिव थे जिनका प्रश्न कई बार बनता है, तो प्यारे लाल नाम याद रखिएगा। प्यारे लाल जो थे वो गांधी जी के सचिव रहे। ठीक है, प्यारे लाल गांधी जी के सचिव। अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो वहाँ पे नाम को देखते हुए चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एक जो गांधी हैं इन पर कुछ विदेशी राइटर हैं जिनका बड़ा प्रभाव है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा गांधी जी के बारे में कि इन पर जो है रस्किन बॉन्ड, टॉलस्टॉय और थोरो, मतलब कि थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय, ये 3 राइटर हैं जिनका गांधी जी पर बहुत प्रभाव है। गांधी इनकी किताबें खूब पढ़ते हैं और इनसे बहुत प्रभावित हैं।
कहा जाता है ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी करते हैं ना, ये थोरो से प्रभावित है। थोरो जो राइटर हैं, उन्होंने उनकी किताब पढ़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने यहाँ से लिया हुआ था। रस्किन बॉन्ड जो मतलब रस्किन जो लेखक हैं, उनसे गांधी इसलिए प्रभावित हैं क्योंकि रस्किन ने जो शारीरिक परिश्रम मतलब फिजिकल लेबर को, शारीरिक परिश्रम को बहुत महत्व दिया है। तो शारीरिक परिश्रम का जो थियरी है वो रस्किन से गांधी जी को बहुत पसंद आई और इसलिए ये भी कहीं ना कहीं मेहनत को ज़्यादा वरीयता देते थे। अगर हम लोग बात करें तो टॉलस्टॉय से ये अहिंसक, मतलब कि इनका जो टॉलस्टॉय का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। तो टॉलस्टॉय का ये जो लाइन है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, ये बड़ी प्रभावित करती है गांधी को और एक तरीके से अहिंसा का जो आगे चल के आधार बनती है। तो इस तरीके से ये तीन राइटर याद रखिएगा। आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि गांधी पर किसका प्रभाव था, तो गांधी का थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय, ठीक है, इनका इनका जो है गांधी पर प्रभाव था। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, गांधी ने एक ऐसा सेशन था और ये मुझे लगता है 1924 का अधिवेशन था, जो कि बेलगांव अधिवेशन है। 1924 का बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन ऐसा है जहां पर गांधी ने अध्यक्षता करी थी। तो बेलगांव का 1924 का जो अधिवेशन था उसमें गांधी अध्यक्ष बने थे। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। एक व्यक्ति हैं एंड्रूज, ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं। अब इस पर बहुत कहानियाँ बता करके अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको वर्ड याद रखने हैं, व्यक्तित्व याद रखना है, क्या मैं समझा रहा हूँ ये समझिएगा। एंड्रूज एक व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये एक तरीके से अफ्रीका में गांधी के दोस्त बने। ये जो एंड्रूज हैं ये गरीबों के प्रति बड़ी चिंतित रहते थे और इसी वजह से गांधी इनसे प्रभावित थे। गांधी ने इन्हें एक उपाधि भी दी थी और उस उपाधि का नाम जो है वो था दीन बंधु। तो आपसे अगर यह पूछ ले कि दीन बंधु निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो वो एंड्रूज को कहा जाता है, ठीक है। 1934 में गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का सदस्य नहीं था, तो गांधी चूंकि 1934 में इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद फिर वो कभी भी कांग्रेस की सदस्यता नहीं लेते हैं, इसलिए वो आगे चल के कभी भी सदस्य नहीं बनते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, गांधी ने एक अफ्रीका में एक जो क्या कहते हैं, वैसे तो दो चीज़ें स्टार्ट वो की है। एक तो आप याद रखेंगे 1894 में नटल कांग्रेस की स्थापना, संगठन है नटल कांग्रेस। आपको जो भी नहीं आता आप उसे नोट करते चलिए, परीक्षा के एक दिन पहले आप उसे रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। नटल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी। इसके साथ साथ गांधी जी ने 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था जिसे आप फिनिक्स बोलते हैं। तो फिनिक्स ये डरबन में ही हो रहा है, सारी कहानी अफ्रीका में हो रही है। 1915 में यहाँ आ रहे हैं ना, तो 1904 में इन्होंने क्या किया हुआ है, फिनिक्स, डरबन में ही फिनिक्स नाम का आश्रम खोला हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है, कौन सा संगठन, कौन सा आश्रम जो है गांधी ने ओपन किया था वहाँ पे, तो दो किए हैं, नटल कांग्रेस और फिनिक्स, ठीक है। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। गांधी जी वैसे समाजवाद के समर्थक थे, लेकिन कहीं कहीं मार्क्सवाद भी गांधी जी में मिलता है। तो अगर पूछे कि गांधी जी पर मार्क्सवाद की छाप है कि नहीं है, तो गांधी जी के विचारों पर मार्क्सवाद की छाप है, ठीक है। और अगर गांधी जी के बारे में इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी हो तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप काफ़ी बातें जानते होंगे, जो महात्मा की उपाधि है गांधी को। महात्मा की उपाधि जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी गांधी को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी को महात्मा कहा था।
ठीक है, और महात्मा की उपाधि गांधी को दिया हुआ था। ठीक है, तो जो एंड्रूज थे उनको आप दीनबंधु कह रहे हैं, या एंड्रूज का पूरा नाम चार्ल्स एंड्रूज था, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरह से गांधी जी से पेपर के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो पेपर में आ सकती हैं या पूछी जा सकती हैं, तो आप उसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद गांधी भारत जब आते हैं तो भारत में ये क्या कहते हैं, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो भारत में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, तो आप ध्यान रखेंगे ये डरबन में था। ठीक है, आप गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी याद रखेंगे। गांधी जी ने कहा था कि जो हिंसा है, हिंसा में लोगों को तकलीफ होती है, तो गांधी जी के अनुसार था कि जो गरीबी है, अगर गरीबी बनी रहती है तो गरीबी जो है वह एक तरीके से हिंसा का रूप है। गरीबी हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो निम्नलिखित में से पूछ ले किसे गांधी ने हिंसा का क्रूरतम रूप दिया था, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उन्होंने पॉवर्टी को, गरीबी को, ठीक है, बहुत बड़ा दुख बताया था, और गरीबी हिंसा का क्रूरतम रूप है, ऐसा गांधी जी ने कहा हुआ था। ठीक है, ये सब कुछ स्टेटमेंट है, मैं भले ही लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप चीज़ों को लिख लीजिएगा। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आपसे ऐसे कोई भी प्रश्न बन जाते हैं गांधी से रिलेटेड, तो ताकि आप वहाँ पे इसे सॉल्व करके आएँ। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल ओनर का भी वो किया, क्या कहते हैं, विवाद का नेतृत्व किया, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया है। तो इस तरीके से आप ये याद रखिए गांधी ने किसका नेतृत्व किया है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा गांधी से संबंधित। एक बात और ध्यान रखेंगे कि गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो गांधी जी की मृत्यु के समय एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो अगर पूछे कि किसकी मृत्यु पर नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन की प्रकाश मतलब लाइट चली गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं अथवा क्या ना करूं, तो यह स्टेटमेंट जो था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये स्टेटमेंट जे.एल. नेहरू का है, और किसके मृत्यु के बाद है, तो गांधी के मृत्यु के बाद ये स्टेटमेंट दिया हुआ था। ठीक है, एक व्यक्ति हैं माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन जो है गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से बोलते थे। तो अगर पूछा जाए कि वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से किसे संबोधित किया गया था, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से किसको, गांधी को किसने किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये सब कुछ फैक्ट हैं जो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, गांधी ने एक स्टेटमेंट और भी कहा था, आप उसे ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा था कि गलत साधन जो है वो कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं जा सकता। गांधी ने कहा था कि गलत साधन कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं जा सकता। ठीक है, स्टेटमेंट है, यदि आप गलत तरीका अपनाते हैं तो आप सही उद्देश्य को प्राप्त नहीं करेंगे। तो गलत साधन कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं जा सकता। तो इस तरीके से गांधी जी के कुछ फैक्ट जो थे आपने समझ लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में जो पेट के एग्जाम के लिए ज़रूरी है, आपसे कभी कभी बारदौली सत्याग्रह के बारे में प्रश्न बन जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बारदौली सत्याग्रह, इससे प्रश्न बनेगा कि नेतृत्व किसने किया था, किस प्रकार का आंदोलन था, तो ध्यान रखिएगा ये किसानों का आंदोलन था। ठीक है, कृषक आंदोलन था, एक बात ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप ध्यान रखिएगा वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, आप एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी आंदोलन में
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दिया था। बारदौली की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी किसको? वल्लभ भाई पटेल को दी हुई थी। यह जो आंदोलन हुआ था वह कहाँ हुआ, कब हुआ था? 1928 में हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, यहीं से आप ध्यान रखेंगे 1928 में HSRA बनी थी। आगे चल के उस पर डिस्कशन होगा। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया भी था HSRA के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से बारदौली सत्याग्रह से अगर प्रश्न आए तो आप इस बात को ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रश्न आता है डायरेक्ट, देखिए कहानी फिर किसान आंदोलन और भी हैं, लेकिन अब चूंकि केवल पेपर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन आता है जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो गांधी से जुड़ा हुआ जो अगला आंदोलन है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो आपके प्रश्न के लिए बन सकता है। इसे हम NCM कहते हैं, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत एक्चुअली देखिए, थोड़ी सी कहानी आप समझिए। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था और गांधी जैसे लोग नाराज हो गए थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट से भी गांधी नाराज हैं और वो अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाना चाहते हैं जो असहयोग आंदोलन है। तो 1920 में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का। यह अधिवेशन होता है कलकत्ता में। तो कलकत्ता का यह 1920 का जो अधिवेशन होता है वो सितंबर में होता है। आप थोड़ी सी बात को अगर ध्यान देंगे तो हमारे जितने भी अधिवेशन अभी तक हो रहे थे वो कब हो रहे थे? नवंबर या दिसंबर में हो रहे थे। टेक्निकली दिसंबर में हो रहे थे। ये सितंबर में हो रहा है, इसका मतलब अलग से अधिवेशन बुलाया गया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कलकत्ता का ये विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का। तो 1920 के कलकत्ता के इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव, मतलब असहयोग आंदोलन की बात की थी कि असहयोग आंदोलन चलाया जाना चाहिए। लेकिन इस आंदोलन का विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था C.R. दास। तो C.R. दास ने असहयोग आंदोलन चलाने पर विरोध जताया और कहा कि असहयोग आंदोलन जैसी चीज़ें नहीं चलाई जानी चाहिए। लेकिन 1920 में ही जो दिसंबर में नॉर्मल वाला अधिवेशन होता है कांग्रेस का, यह अधिवेशन नागपुर में होता है। 1920 का नागपुर का अधिवेशन होता है, ठीक है। और ये दिसंबर 1920 में होता है। वो विशेष अधिवेशन था, ये नॉर्मल था। तो इस अधिवेशन में वही C.R. दास जिन्होंने 1920 के स्पेशल अधिवेशन में मना किया था, उन्होंने ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और यह आंदोलन इसी में पारित हो गया। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त को 1920 को स्टार्ट किया जाएगा। इस आंदोलन को चलाने के पहले गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमुनालाल बजाज जो है उन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। तो उपाधियां वापस करके 1 अगस्त 1920 को आंदोलन प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन के नाम से। 1 ही अगस्त को एक लोग की डेथ हो जाती है और वो डेथ होती है तिलक की। तो आपसे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो असहयोग आंदोलन का समर्थक तो था लेकिन उसके परिणाम को नहीं देख सका? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे जिनकी 1 अगस्त को डेथ हो जाती है। तो इस जो नागपुर अधिवेशन के बाद जो असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, तो इस NCM का मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का गांधी जी ने कहा था, एक नारा दिया था और वो कहा था 1 साल में आज़ादी। तो गांधी जी ने फ्रीडम मतलब कि इन 1 ईयर, 1 साल में आज़ादी का नारा दिया था, ठीक है। 1 साल के भीतर आज़ादी नाम के शब्द को ना प्रयोग करते हुए उस समय स्वराज नाम का शब्द चल रहा था। तो 1 साल के भीतर स्वराज की बात गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में की थी, ठीक है। अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 1920 में यह आंदोलन चलता है, 1922 तक चलता रहता है। गांधी जी यह कहते हैं कि हम अगले चरण को मतलब NCM का चरण 2 मतलब कि द्वितीय चरण स्टार्ट करेंगे, 2nd स्टेज चालू करेंगे, ठीक है, 12 फरवरी को 1922 को। उन्होंने कहा था कि 12 फरवरी 1922 से हम असहयोग आंदोलन का द्वितीय चरण चालू करेंगे।
मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में असहयोग करना था। असहयोग करने का मतलब उनकी कोर्ट में न जाना, उनके स्कूल में न जाना, ठीक है ना, उनको प्रशासन चलाने में मदद मत करना, तो ये सब असहयोग है। तो गांधी को लगा कि असहयोग आंदोलन थोड़ा सा और मतलब सेकेंड स्टेज पे ले चला जाए, जहाँ पे हम इनको कर देने से मना कर दें। तो 1922 में असहयोग आंदोलन का द्वितीय चरण चालू होना था, लेकिन उसी दौरान 1922 में ही 4 फरवरी की रात 12 बजे के बाद ना, 4 फरवरी मतलब टेक्निकली इसको आप 5 फरवरी भी कह सकते हैं, तो 5 फरवरी को एक कांड हो जाता है जिसे आप बोलते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड में होता क्या है, चौरी चौरा नामक एक जगह है, वहाँ पर कुछ भारतीय लोग शराब की दुकान पर थोड़ा सा उसे बंद करवाने का प्रयास कर रहे थे। लड़ाई झगड़ा हो रहा था थोड़ा बहुत, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी आ जाते हैं और हाथापाई में पुलिसकर्मी की गोली से, हाथापाई में उनकी तरफ से गोली चलती है और उस गोली से 2 भारतीय मर जाते हैं। और जब 2 भारतीय मरते हैं तो गुस्साई भीड़ जो है वो अंग्रेज के अधिकारियों को मतलब पुलिस को दौड़ा लेती है और वो पुलिस जाकर के पुलिस स्टेशन में अपने आप को बंद कर लेते हैं और गुस्से में भीड़ ने उस पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया और 22 पुलिसकर्मी की जलकर मौत हो गई। इसी कांड को चौरा चौरी घटना कहते हैं, चौरा चौरी कांड कहते हैं, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया, ठीक है। तो वैसे चौरी चौरा कांड की तिथि को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है। 4 फरवरी इसकी सच में तिथि है, लेकिन क्योंकि 12 बजे के बाद है तो 5 फरवरी इसको मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो 22 से 23 सिपाही जल करके मर गए, इसकी वजह से गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि गांधी ने आंदोलन को वापस कब लिया है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1922 में जो अधिवेशन हुआ है, मतलब जब कांग्रेस भाई जब वापस लेंगे आंदोलन तो कहीं के अधिवेशन में लेंगे ना, तो 1922 का ये जो अधिवेशन हुआ है वो बारदौली नाम की जगह पर हुआ था। अगर आपसे पूछे कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया है, तो बारदौली के अधिवेशन में इसे स्थगित करने की बात की गई और इसे मतलब पारित किया गया, ठीक है। अब चूंकि अचानक से आंदोलन स्थगित कर दिया गया तो कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय आपदा कहा, मतलब कि चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन का समाप्त हो जाना एक तरीके से राष्ट्रीय आपदा है। और इसी में कुछ एक लोग जो गांधी के विचारों से सहमत एकदम से नहीं थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के थोड़े मनभेद हो जाएंगे और वो कुछ अलग प्रक्रिया में आएंगे। इससे पहले कि मैं स्वराज पार्टी के बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें बताऊं, आप यह बात ध्यान रखिएगा कि उसके पहले उसी समय जिस समय असहयोग आंदोलन किया जा रहा है, मतलब कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पर उनके स्कूलों में नहीं जाएंगे और जब हम उनके स्कूलों में नहीं जाएंगे तो अपने स्कूल ओपन किए जाएंगे। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, स्कूल की स्थापना होती है। ऐसे ही 1921 में गुजरात विद्यापीठ, 1921 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होती है, ठीक है। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो काशी विद्यापीठ की स्थापना भी 1921 में होती है, ठीक है। राइट, इसको थोड़ा सा करेक्ट आप करेंगे कि 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया और 1920 में ही गुजरात विद्यापीठ, जबकि 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना होती है, ठीक है। अब करेक्ट हो गया, आप इसे ध्यान रख लीजिएगा, काशी विद्यापीठ। तो हमारे खुद के कॉलेजेस खुलने लगे असहयोग आंदोलन की वजह से, ठीक है। 1916 में आप सभी को पता है BHU की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना करने वाले कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, 1916, ठीक है।
तो इतनी इम्पोर्टेंट बातें आप असहयोग आंदोलन के बारे में याद रखेंगे। कब चालू हुआ, उपाधियां वापस करके चालू हुआ, कब किस कांड की वजह से स्थगित हुआ, ठीक है, ये सारी कहानी आप ध्यान रखेंगे। अगली बात हम लोग करते हैं स्वराज पार्टी से संबंधित। अब स्वराज पार्टी को समझने के लिए थोड़ी सी कहानी समझिए। जैसे ही चौरी चौरा कांड हुआ, चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने क्या कर दिया, आंदोलन वापस ले लिया और गांधी गिरफ्तार हो गए। जैसे ही गांधी गिरफ्तार हुए, कांग्रेस में दो मत हो गए। नंबर एक कि कुछ लोग गांधीवादी विचारधारा के थे, मतलब कि जैसा गांधी करते थे वैसा करेंगे। गांधी जब जब गिरफ्तार हो जाते थे तो गांधी रचनात्मक कार्य करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता प्रमोट करते थे, लोगों की मदद करते थे ना, ऐसे काम किया करते थे। तो जब उनके समर्थक थे तो गांधी गिरफ्तार हो गए हैं तो वो भी क्या करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे जो गांधी के समर्थक हैं, ठीक है ना। जो गांधी के समर्थक हैं वो भी वही करेंगे जो गांधी कह करके गए हैं, मतलब कि बहिष्कार करेंगे, असहयोग करेंगे ना। लेकिन मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। गांधी जी ने इलेक्शन का भी बहिष्कार करने की बात की थी, लेकिन मोतीलाल नेहरू और CR दास कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। मोतीलाल नेहरू और CR दास, उनका मानना था कि हम इलेक्शन लड़ करके उनकी काउंसिल में जा करके उनका विरोध करेंगे। तो ये जो दो विचारधारा कांग्रेस में बढ़ गई है, इन्हीं को हम लोग नो चेंजर और प्रो चेंजर्स कहते हैं। एक को नो चेंजर कहते हैं और इन्हें हम लोग प्रो चेंजर्स कहते हैं। इन्हें गांधीवादी विचारधारा कहते हैं और इन्हें प्रो चेंजर्स कहते हैं। इन्हें ही स्वराजिस्ट कहा जाता है। जो प्रो चेंजर्स हैं उन्हें ही स्वराजिस्ट कहा जाता है। और इसीलिए CR दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से इस्तीफा दे करके 1923 में एक पार्टी बना देते हैं, जिस पार्टी का नाम क्या है, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है, 1923 में होती है। कौन कौन करता है, तो CR दास इसके अध्यक्ष रहते हैं और मोतीलाल नेहरू उनके सहयोगी रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आगे चल के 1900, अब देखो ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं और अच्छा खासा इलेक्शन लड़ते हैं, अच्छे से लड़ते हैं। बल्कि 1925 में तो ये हाल होते हैं, इन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया था, मतलब बहुत सारी जगहों पर इनके बहुमत में सरकारें बनी थी। और जहाँ पर मध्य प्रांत में विट्ठल भाई पटेल पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, मतलब कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो केंद्रीय विधानमंडल था उसके अध्यक्ष भी 1925 में विट्ठल भाई पटेल बने। आपसे प्रश्न पूछा हुआ है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो विट्ठल भाई पटेल थे। लेकिन 1925 में ही डेथ हो जाती है, किसका, इनकी CR दास की। और CR दास की 1925 में डेथ होने के कारण यह पार्टी आगे धीरे धीरे कमज़ोर होते होते समाप्त हो जाती है। CR दास के बारे में आप बात ध्यान रखेंगे कि इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता था। दीन बंधु एंड्रूज हैं और देश बंधु कौन है, CR दास है। परेशान करेगा पेपर ऐसे कि देश बंधु कौन है, एंड्रूज है, और दीन बंधु कौन है, वो नहीं, देश बंधु CR दास है और दीन बंधु जो है वो एंड्रूज है, चार्ल्स एंड्रूज। गांधी ने उन्हें दीन बंधु कहा था और CR दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। CR दास का फुल फॉर्म है चित्तरंजन दास। ये वही आदमी है जिन्होंने वकालत की थी किसकी, अरविंदो घोष की, जो कि अलीपुर बम कांड में आरोपी बनाए गए थे, ठीक है। मुझे लगता है आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अगर आपसे स्वराज पार्टी की बात पूछे तो आप बता लेंगे कब स्थापना हुई और किसने की थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1923 की स्वराज पार्टी अगर आपसे पूछी जाती है तो आप इसे करके चले जाएंगे। अब हमारा आपका डिस्कशन होता है और वो है साइमन कमीशन से संबंधित। हालांकि साइमन कमीशन संविधान में भी पूछा जाता है और यह इतिहास में भी है, तो हम आपको समझा देते हैं। दोनों में से कहीं पर भी आपके लिए प्रश्न ये बन सकता है। कहानी शुरू होती है साइमन कमीशन की 1919 के मॉन्टफोर्ट अधिनियम से। 1919 में एक आया था अधिनियम, जिसे आप कौन सा अधिनियम बोलते हैं, मॉन्टफोर्ट अधिनियम। मतलब कि कुछ लोग इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। दो आदमी यहाँ पे हैं। मॉन्टेग्यू जो है वो कौन है, सचिव, और जो चेम्सफोर्ड है वो कौन है, वायसराय। तो 1919 में एक मॉन्टफोर्ट अधिनियम आया था जिसमें कहा गया था कि 10 वर्षों बाद इसकी जांच कराई जाएगी।
10 वर्षों बाद इसकी जांच कराई जाएगी और इसमें जो जो कमी होगी इसे दूर कर दिया जाएगा और धीरे धीरे भारत का संविधान, भारत को स्वराज देने का काम किया जाएगा। लेकिन 10 वर्ष तो 1929 में होते, लेकिन 2 वर्ष पहले ही 1927 में एक कमीशन की नियुक्ति कर दी जाती है और उस कमीशन का नाम है साइमन कमीशन ना, साइमन कमीशन। इस कमीशन के जो अध्यक्ष रहते हैं वो जॉन साइमन है। कौन है? जॉन साइमन। यह एक 7 सदस्यों की समिति है जिसके सभी के सभी सदस्य क्या हैं? अंग्रेज हैं। तो पहला प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन क्यों बनाया गया? तो 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए बनाया गया। कितने वर्षों बाद बनना था? 10 वर्षों बाद, लेकिन कितने वर्षों बाद बना दिया गया? 8 वर्षों बाद, मतलब 2 वर्ष पहले। तो जैसे ही कांग्रेस को पता लगा, भारत में पता लगा कि 1927 में ही साइमन कमीशन बन गया है, तो उसी समय 1927 में हमारा अधिवेशन हो रहा था मद्रास में। मद्रास के उस समय के जो अधिवेशन थे वो थे मोहम्मद अली अंसारी, MA अंसारी, वो अध्यक्ष थे। तो जैसे ही कांग्रेस को पता लगता है कि सभी सदस्य अंग्रेज हैं और 2 वर्ष पहले ही यह अधिनियम बना दिया जा रहा है, तो इस अधिनियम के बहिष्कार की बात होती है और इस अधिनियम को श्वेत कमीशन का संज्ञा दिया जाता है कि इसमें जब कोई भारत का आदमी है ही नहीं तो ये तो श्वेत कमीशन है, मतलब अंग्रेज आ रहे हैं तो अपने ही भले की बात करेंगे। तो इसके बहिष्कार की बात क्यों कर रहे हैं कांग्रेस? 2 कारणों से कर रहे हैं। एक तो सारे के सारे लोग अंग्रेज हैं, एक कारण। दूसरा कारण है कि 2 वर्ष पहले बन गया है, ये दूसरा कारण। तो पूरे भारत में इसके बहिष्कार की बात होती है। 1927 में बना हुआ साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचता है, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। अगर आपको डेट भी याद रखनी हो तो याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। जब बम्बई पहुंचा तो इसका हर जगह विरोध हुआ। इसका विरोध जिस नारे से हो रहा था उस नारे का नाम है साइमन गो बैक। लोगों ने साइमन वापस जाओ का नारा लगाया और इसका विरोध किया। साइमन कमीशन आगे बढ़ते हुए पंजाब पहुंचता है और पंजाब में इसका विरोध करने के लिए सामने होते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है, लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय पंजाब के शेर जिन्हें कहा जाता है, लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है, ये वहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं। वहाँ का जो पुलिस अधिकारी रहता है उसका नाम JP सॉन्डर्स रहता है और JP सॉन्डर्स ने विरोध को कम करने के लिए लाठी चार्ज करवा दी और लाठी जो है वो लाजपत राय के सर और सीने में लगी और इनकी आगे चल करके मृत्यु हो गई। मतलब ये शायद 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो आपसे एक प्रश्न बन जाता है कि कौन व्यक्ति ऐसा था जो साइमन कमीशन के विरोध में जिसकी डेथ हुई थी? तो वो कौन है? वो लाला लाजपत राय हैं। अधिकारी कौन था? JP सॉन्डर्स थे, ठीक है। किसके कारण डेथ हुई? लाठी चार्ज के कारण, लाठी चार्ज के कारण जो है उनकी डेथ हो गई थी। मुझे लगता है इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं को, लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी के नाम से भी जानते थे, इतना भी ध्यान रखिएगा। पंजाब केसरी कौन है? पंजाब केसरी वही है जो लॉयन ऑफ पंजाब है, ठीक है। और पुलिस की पिटाई के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो JP सॉन्डर्स है ना, इसकी हत्या HSRA के सदस्यों द्वारा की जाती है। HSRA के बारे में मैंने आपको पिछले वाली क्लास में पढ़ाया, ठीक है। जिसके नेता कौन है? आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। तो इस तरीके से साइमन कमीशन के भी अगर प्रश्न बनेंगे तो कैसे बनेंगे? साइमन कमीशन कब बना? 27 में। कब आया? 28 में। कब, किस तारीख को आया? 3 फरवरी 1928 को आया। निम्नलिखित में से किसकी डेथ हुई उसके विरोध में? लाजपत राय की। अधिकारी कौन था? JP सॉन्डर्स। JP सॉन्डर्स की हत्या किसने करी थी? HSRA के सदस्यों ने। HSRA किसने बनाई थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई थी। याद करिए, मैंने कहा था कि HRA बनी थी कब? 1924 में। और HRA का नाम बदल करके 1928 में क्या रख दिया गया था? HSRA। और S का मतलब क्या था? सोशलिस्ट, समाजवादी, ठीक है। तो इस तरीके से साइमन कमीशन की लगभग सारी बातें आपको पता है। अगर प्रश्न पूछेगा तो आप इसे बता देंगे, ठीक है। किस नारे से विरोध हुआ? साइमन गो बैक के नारे से विरोध हुआ, ठीक है।
इसके बाद बच्चों 1929 का होता है लाहौर अधिवेशन। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्ष जो रहते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, JL नेहरू रहते हैं, ठीक है। तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या खास बात हुई इसमें? 2-3 खास बातें हुई हैं। नंबर 1 की पूर्ण स्वराज पहली बार मांग लिया गया। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मांगा गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मांगा गया था। नंबर 2, 1929 में ही गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति प्राप्त हुई। मतलब कांग्रेस ने गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति दी। आंदोलन की अनुमति। तीसरी बात, 1929 में ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात हुई कि आज के बाद जो भी 26 जनवरी आएगी उसमें स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और बच्चों इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। तो इतनी बातें आपने लाहौर अधिवेशन के बारे में जाननी थी, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। अगली जो कहानी आती है वो आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे आप बोलते हैं CDM मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये हुआ है 1930 में शुरू हुआ है। चूँकि 29 में दिसंबर में प्रस्ताव हुआ कि गांधी चला सकते हैं, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने कैसे शुरू किया? दांडी मार्च के द्वारा। तो सबसे पहले गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की, और ये जो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी ये 12 मार्च को हुई थी। 12 मार्च को 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से गांधी जो है दांडी मार्च पर निकलते हैं। दांडी गुजरात में एक जगह है, और दांडी मार्च ये 24 दिनों की यात्रा के बाद, कितने दिनों के? 24 दिनों की यात्रा के बाद ये दांडी नामक जगह पर 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। एक मुट्ठी नमक अपने हाथ में लेकर के नमक कानून का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि उस समय नमक बनाने का अधिकार केवल अंग्रेजों के पास था, और नमक एक बेसिक आवश्यकता होती है सभी की। तो नमक लोगों के लिए मुफ्त होना चाहिए, खासकर जो तटीय क्षेत्र हैं उनके लिए तो बिल्कुल होना चाहिए। तो नमक कानून का उल्लंघन कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दांडी मार्च के साथ नमक कानून का उल्लंघन किया और CDM की शुरुआत की। याद रखिएगा, दांडी मार्च की शुरुआत 12 साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ 24 दिनों की यात्रा हुई, और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद यह आंदोलन कई जगहों पर गया, ठीक है, और अलग अलग जगह पर जहाँ भी तटीय क्षेत्र था वहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए गए, ठीक है। और जहाँ पर तटीय क्षेत्र नहीं थे वहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन न चला करके लोग कर देने से मना करके अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों की बात मानने से मना कर रहे थे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान एक व्यक्ति हैं। खान, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। खान अब्दुल गफ्फार खान, प्रश्न बनता है यहाँ से, खान अब्दुल गफ्फार खान ये एक व्यक्ति हैं जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही एक एसोसिएशन बनाया था जो लाल कुर्ती के नाम से। तो गांधी जी के समर्थन में, ये गांधी जी के फॉलोअर थे, और इन्होंने एक संगठन बना रखा था जो लाल कपड़े पहनती थी, तो उस संगठन का नाम ही लाल कुर्ती था। ये लाल कुर्ती किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कि किससे संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। इसी संगठन को ये खुदाई खिदमतगार भी कहते थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे खुदाई खिदमतगार किससे संबंधित है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान से। अगर पूछे
कि लाल कुर्ती किससे संबंधित है, तो भी वही उत्तर होगा। और किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, ठीक है ना, तो वो भी वही जवाब आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से खुदाई खिदमतगार। तो मुझे लगता है आपको लगभग सारी बातें समझ में आई। अब जिस प्रकार से आप सविनय अवज्ञा आंदोलन समझ चुके हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आपके पास बचता है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे गांधी इरविन समझौता मैं आपको समझाता हूँ, गोलमेज सम्मेलन इसके बाद होता है, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी आता है। तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इन सब टॉपिक से जुड़े हुए, आप इसे जल्दी से देख भी लीजिएगा ताकि छोटे छोटे वीडियोस आप देख भी पाएंगे। पेपर है तो भले ही थोड़े लंबे वीडियो हो रहे हैं, लेकिन आप इन्हें देखने का प्रयास किया करिए। ठीक है, और निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा जब आप पेपर देंगे, और या तो आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे परीक्षाओं में बच्चों की मदद हो सकती है, हम लोग का ये प्रयास काम आएगा, तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये वाला वीडियो, और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे। तो 3 वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का आंदोलन वाला पार्ट कंप्लीट कर दूँ, ताकि मैं संविधान वाले पार्ट को भी लेकर आपके सामने आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।